हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स की। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड वो फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं अपना मेजर पैसा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से 3 फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दी है, और एंड में आपको बताऊंगा कि इन 3 फंड्स में से मुझे सबसे अच्छा फंड कौन सा लगता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो फंड आ जाता है वो है एडलवाइजेस लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसकी अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करें तो 716 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका चल रहा है। वहीं इसकी एक्सपेंस रेशो 0.83% है। अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे तो लार्ज कैप कंपनीज में ये सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है 55% के आसपास, और मिड कैप कंपनीज में 32%। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये 11% पैसा लगा रहा है, यानी ये रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा ले रहा है। अगर हम इसके सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है इसने। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग सेक्टर भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पर दिखना एक पॉजिटिव साइन है कि ये फंड आगे की तरफ सोच रहा है। अभी काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा करने वाले हैं। अब अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करें तो आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये कंपनीज इसके टॉप 5 में है। तो इसके टॉप 5 में आपको 4 बैंक दिख रहे हैं, और वो हमने इसकी सेक्टर एलोकेशन में भी देखा था कि इसने 20% से ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल में किया हुआ था। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल और गुजरात गैस जैसी कंपनीज यहाँ पर हमें टॉप 10 में दिख रही हैं। तो दोस्तों जिंदल स्टील का यहाँ पर होना एक पॉजिटिव साइन भी माना जा सकता है, क्योंकि ये मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो इसका मतलब है ये फंड अब मेटल सेक्टर में भी एक्टिवली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। स्टील कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले 1-1.5 सालों में। वहीं अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हमने 10,000 रुपये से इन्वेस्ट किया होता है इसमें वन टाइम, तो 5 सालों में वो पैसा आपका 21,000 रुपये हो गया, यानी कि 115% के आसपास की रिटर्न अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं। और एनुअलाइज रिटर्न इसने 16% के आसपास दिया है। वहीं अगर आपने इसकी इंसेप्शन में ही 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 35,000 रुपये हो गया है। तो दोस्तों इसने रिटर्न अच्छी दी है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन फिर भी जैसे आजकल हमने और भी फंड्स देखे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ी यहाँ पर कम रिटर्न हमें दिख रही है, और कंसिस्टेंसी भी थोड़ी यहाँ पर 1, 2 और 3 सालों में ज़्यादा अच्छी हमें नहीं दिख रही है। अब अगर हम यहाँ पर इसके एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो एसआईपी में अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ से इस फंड में एसआईपी करा रहे होते तो वो पैसे में आपका 5 साल में 60,000 की लागत आपकी इस फंड ने 97,000 के आसपास बना दी है, यानी कि 20% के आसपास की एनुअलाइज्ड रिटर्न इस फंड ने एसआईपी में बनाकर दी है। तो अगर हम एसआईपी मोड में देखते हैं तो कंपैरेटिवली अच्छी रिटर्न ये फंड दे रहा है। 20% की रिटर्न अच्छी मानी जा सकती है अगर हम 5 सालों में इसको कंपेयर करते हैं। वही अगर हम दूसरे फंड पे यहाँ पर बात करें तो दूसरा फंड है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 8,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है, और एक्सपेंस रेशियो इसकी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। सिर्फ 0.66% की इसकी एक्सपेंस रेशियो चल रही है। वही एडलवाइजेस की 0.83% थी, यानी कि ये एक्सपेंस रेशियो के मामले में एडलवाइजेस से अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं तो इस फंड ने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना लार्ज कैप में ही लगाया हुआ है 52%, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात किया है कि इसने स्मॉल कैप में सिर्फ 2% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, यानी कि ये फंड कम रिस्क ले रहा है इन कंपैरिजन टू एडलवाइसेस। वहीं इसने मिड कैप में भी 44% पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें सेक्टर एलोकेशन की तो सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल सेक्टर में ही इसने भी सबसे ज़्यादा एलोकेशन की हुई है 30% के आसपास। वहीं केमिकल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में इसने अपनी बाकी टॉप 5 एलोकेशन की हुई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ये 3-4 सेक्टर ऐसे हैं ये जो दोनों ही फंड्स में कॉमन है, और आने वाले टाइम में बिल्कुल उम्मीद है कि हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, मेटल, ये सेक्टर्स जो काफ़ी टाइम से नहीं चल रहे थे वो अब काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड की टॉप 10 कंपनीज कौन सी है। तो यहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा दिख रहा है। टॉप 10 में अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये 3 बैंक्स हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, और बजाज फाइनेंस। तो ये 4 फाइनेंस
फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पर हमें दिख रही हैं। वहीं यहाँ पर टाटा स्टील आ जाता है। टाटा स्टील का यहाँ पर होना एक अच्छी बात है। मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो कोई फंड अगर मेटल सेक्टर का एक थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन अपने पास रख रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि मेटल सेक्टर के भरोसे ये फंड एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं गुजरात गैस और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जैसी कंपनीज भी यहाँ पर हमें दिख रही हैं। वहीं अगर हम इसकी रिटर्न्स पे दोस्तों बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत की होती तो 3 सालों में इस फंड ने आपके 10,000 रुपये लगभग 16,000 के आसपास बना दिए है। वहीं 5 सालों में 24,000, और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि 2013 में ही पैसे लगा दिए होते तो 10,000 रुपये आपके इस फंड ने 55,000 के आसपास बना दिए हैं। तो दोस्तों ये फंड भी काफ़ी अच्छा फंड है, काफ़ी रेगुलरली ये अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दे रहा है। मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि ये फंड काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा कर रहा है। और अगर आप देखेंगे कैनरा रोबेको जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इसके काफ़ी सारे फंड्स हैं, टैक्स सेवर हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, जो काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहे हैं। तो अब लोगों को कैनरा रोबेको के म्यूचुअल फंड हाउस पे भी भरोसा करना शुरू करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें SIP इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पे, तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर शुरुआत की होती तो आपके 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने 99,000 के आसपास बना दी है, यानी कि 20% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन सा फंड है जिसने पिछले 5-7 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न इस लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बनाकर दी है। तो जो नंबर 1 फंड आता है वो आता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो ये फंड काफ़ी टाइम से बहुत कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न दे रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का 16,000 चल रहा है। ये एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हायर साइड पे होने लगा था, तो इस फंड ने कुछ साल पहले ये डिसीजन लिया कि इसने अपने फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, और अभी 6 महीने पहले इस फंड ने ये भी एक नई रिस्ट्रिक्शन ला दी कि आप इस फंड में नई SIP सिर्फ 2,500 रुपये की ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फंड की ये खासियत रही है कि ये अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करता रहता है, ताकि वो उम्मीद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना हो जाए जिससे इसकी रिटर्न पे इम्पैक्ट आए। तो ये चीज़ मुझे इस फंड की काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर इसकी एक्सपेंस रेशो पे हम बात करें तो इसकी एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.72% यहाँ पर चल रही है। और अगर हम इसकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन देखते हैं तो यहाँ पर इस फंड ने भी सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही की हुई है 56%। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में से इसने मिड कैप में 40% के आसपास एलोकेशन की हुई है, लेकिन स्मॉल कैप में ना के बराबर ही यहाँ पर भी हमें एलोकेशन दिख रही है। तो दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का आपको यही फ़ायदा होता है कि अगर लार्ज कैप कंपनीज अच्छा करने लगती है तो ये लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं आपको जो मिड कैप कंपनीज की जो रिटर्न है उसका भी यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम इस सेक्टर पे बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर भी 30% है, और हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर यहाँ पर भी 10% के आसपास दिख रहा है। वहीं ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर भी यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों तीनों फंड्स में अगर हम कंपेयर करते हैं तो तीनों फंड्स में फाइनेंशियल सेक्टर ही 30% के आसपास एलोकेशन रख रहा है। वहीं हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी तीनों ही फंड्स में मौजूद है। तो यानी कि मुझे लगता है कि अगर आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से अपना देखेंगे तो इनमें से कोई एक फंड भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो वो बहुत रहेगा आपके लिए। दोनों फंड या 3 फंड ऐड करने की यहाँ पर बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इस फंड की कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें टॉप 5 में काफ़ी सारे बैंक्स दिख रहे हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक। तो 3-4 यहाँ पर बैंक्स हमें दिख रहे हैं, और वहीं टाटा स्टील भी है यहाँ पर, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस। तो यहाँ पर मिक्स ऑफ मेजरली यहाँ पर हमें लार्ज कैप कंपनीज ही टॉप 10 में दिख रही हैं। दोस्तों अगर हम तीनों फंड्स की मेजर कंपनीज यहाँ पर देख रहे हैं तो तीनों ही में बैंक्स का ज़्यादा बोलबाला है, 4-5 बैंक्स तीनों में ही इंक्लूडेड हैं। उसका रीज़न ये भी है कि इन तीनों ही फंड में लगभग 30% फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो म्यूचुअल फंड की ओवरलैपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अब अगर हम दोस्तों इस फंड की रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की होती तो 1 साल में आपकी वो इन्वेस्टमेंट 17,000 रुपये हो गई है। वहीं 3 सालों में वो 10,000 रुपये आपके 18,000 हो गए हैं। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते तो वो पैसा आपका 27,000 रुपये इस फंड ने बना दिया है। और अगर आप इस फंड की इंसेप्शन से यानी कि जनवरी 2013 से ही इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 66,000 रुपये कर दिया है। 25% की रिटर्न इस फंड ने आपको बनाकर दी है।
तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फंड सिर्फ इस कैटेगरी का ही नहीं बल्कि ओवरऑल सारे म्यूचुअल फंड में से टॉप में आने वाला फंड है। सबसे अच्छी रिटर्न्स में से एक फंड है ये, काफ़ी कंसिस्टेंटली ये अच्छी रिटर्न दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि इस फंड ने जो अपना SIP अमाउंट है वो काफ़ी लिमिटेड कर दिया है। सिर्फ 2500 रुपये ही आप अपना आगे इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए इस फंड में एंटर करना थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि सिर्फ 2500 रुपये ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई 2500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरे हिसाब से पहला 2500 रुपये इस फंड को देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है। काफ़ी कंसिस्टेंट फंड है, पिछले 7-8 सालों से लगातार ये अच्छी रिटर्न दे रहा है। अगर मैं पिछले 5 सालों में देखता हूँ तो ये बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड लगातार हर साल चला आ रहा है। ये कंसिस्टेंसी बहुत ही कम फंड्स में देखने को मिलती है जो इस फंड ने लगातार दिखाई है। अब अगर हम यहाँ पर रिटर्न पे बात करें इसकी SIP इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आप 1000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर SIP करा रहे होते तो आपके 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने 1,05,000 रुपये बना दी है। और इसने रिटर्न जो दिया है वो 23% की एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किया है SIP इन्वेस्टमेंट पे। भाई ये दोस्तों देख लेते हैं कि इन तीनों फंड्स की रिस्क रेशियोज इनके बारे में क्या बता रही है। अब अगर हम इन तीनों फंड्स की रिस्क रेशियोज कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो एवरेज कैटेगरी का चल रहा है वो 16 चल रहा है। वही मिराई का सबसे ज़्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन 21 के आसपास, उसके बाद कैनरा रोबेको का, देन एडलवाइसेस का। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन एक फंड का ये बताता है कि वो कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है, कितनी फ्लक्चुएशंस हो रही है उसके रिटर्न में। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एडलवाइसेस का भी चल रहा है। वही शार्प रेशो हमें ये बताता है कि एक फंड कितनी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये बेटर होता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी शार्प रेशो हमें मिराई एसेट की दिख रही है, यानी कि मिराई एसेट इमर्जिंग ओवर द पीरियड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छी जनरेट कर पा रहा है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशो अगर हम बात करते हैं तो टर्नओवर रेशो कैटेगरी एवरेज 155% रहती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। और टर्नओवर रेशो में ये बताती है कि कोई फंड कितना अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, और मुझे लगता है कि ये जितना कम रहता है उतना ही ये अच्छा होता है। तो अगर हम टर्नओवर रेशो पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिराई इमर्जिंग का है, यानी कि मिराई एसेट इमर्जिंग लगातार अपने पोर्टफोलियो में रेगुलरली चेंजेस करता रहता है। वहीं कैनरा रोबेको का सिर्फ 59% यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो को अब यहाँ पर कंक्लूड करें तो मुझे लगता है कि अगर आप मिराई एसेट इमर्जिंग में पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं रोकनी चाहिए। लगातार इस फंड में अच्छी रिटर्न्स दी है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी इस फंड की है और आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस फंड में जो दिक्कत अब आ गई है वो ये आ गई है कि इसमें सिर्फ आप 2500 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हो पर मंथ। तो अगर आपको ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड भी काफ़ी अच्छा फंड है, काफ़ी अच्छी इसकी रिस्क रेशियोज भी दिख रही है और इसने जो रिटर्न दी है वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न जनरेट की है। तो अगर आप मिराई एसेट इमर्जिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप पहले से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसमें कंटिन्यू ज़रूर करते रहें। और अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो रिस्ट्रिक्शन की वजह से तो आप कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ को भी चुन सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।